हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल के कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में, जो डाटा बनाते समय बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले विंडो प्लस आर दबाएंगे और एक्सेल को ओपन करेंगे। अब देखो हमारा एक्सेल ओपन हो गया और यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे लिखवाया बुक वन ना। देखो ये बाय डिफॉल्ट नाम क्या है इसका? जी, फाइल नेम जो होता है वो होता है बुक वन। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे कोई भी हमको डाटाबेस बनाना है, कोई डाटा एंट्री करना है, तो वो कैसे करते हैं, क्या इसके स्टेप है, वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे। तो देखो, जाहिर सी बात, आप लोग जानते हो कि कोई भी हमको डाटा बनाना होता है तो सबसे पहले कैसा डाटा बना रहे हैं, वह किससे रिलेटेड बना रहे हैं, आपको पहले हेडिंग देना होता है। क्या देना होता है? हेडिंग देना होता है। अब वो हेडिंग देंगे कैसे? तो सिंपल है। सपोज मान लो हम जो काम जहाँ पे कर रहे हैं वहां पे हम एक रिपोर्ट तैयार किए, वो तैयार किए सेल्स का, या स्टूडेंट डाटाबेस, या परचेज का, या सैलरी स्लिप का, या वैसे कोई हमने डाटा पाया जिसमें आईडी है, नेम है, ठीक है, उसका डेजिनेशंस है। तो ऐसे डाटा को बनाने के लिए मेन तो पहले तो हेडिंग ही जरूरी है। तो एक्सेल में कहा जाता है कि अगर किसी पार्टिकुलर एक सेल में अगर हेडिंग बनाओगे तो उतना बेटर तरीके से हेडिंग नहीं बनेगा। तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, उस पूरे सेल को मर्ज करना पड़ता है, जितना बड़ा आपको हेडिंग बनाना होगा। अब मर्ज करने का क्या मतलब होता है, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था टेबल में। मतलब मर्ज क्या करता है, बहुत सारे सेलों को मर्ज कर देता है और एक सेल में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो, इसमें भी देखो, ये बहुत सारे सेल दिखाई दे रहे हैं और पूरे सेल को हमको क्या करना है, मर्ज करना है। पूरे सेल को क्या करना है, मर्ज करना है, और उसको एक सेल में हमको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप आसानी तरीके से कर ले जाएंगे। कैसे होगा, चलिए देखते हैं हम लोग। तो मैं सोच रहा हूँ डी से लेके और के तक मैं एक हेडिंग बनाऊंगा। डी से लेके और के तक मैं एक हेडिंग बनाऊंगा। तो मैंने क्या किया, डी लिया और डी से के तक गया, और उसके बाद से यहाँ पे मैं फोर तक आऊंगा। तो डी से लेके के और उसके बाद से मैं आ गया फोर। मतलब हेडिंग थोड़ा बड़ा बनाना है, या थ्री रहने देते हैं। और इस पूरे सेल को देखो, लगभग यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ हमारा कॉलम है, और लगभग कितने हमारे हैं, तीन, लगभग 24 सेल है, समझे ना। लेकिन पूरे 24 सेल को हम एक सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग करेंगे कहाँ पे क्लिक, मार्जिन सेंटर पे। अब जैसे मार्जिन सेंटर पे क्लिक करेंगे तो देखो पूरा यह मर्ज हो जाएगा और एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या है, नहीं शॉर्टकट की तरीके भी हैं, लेकिन आगे हम बताएंगे आपको, लेकिन ये बेसिक तरीका यही है। शॉर्टकट ही जितना दबाओगी ना, उससे अच्छे ऑप्शन पे क्लिक कर दोगी। एक सेलेक्ट करोगी, अल्ट ए बी सी डी कई दबाना पड़ेगा तब आएगा, और उससे बढ़िया बस सेलेक्ट करके क्लिक कर देंगे। शॉर्टकट की एक दिन पढ़ा दूंगा लास्ट में, ठीक है, जितने इसके शॉर्टकट के सब लिखवा दूंगा, नोट करके याद करते रहना। चलिए, ये क्लियर है, क्लियर है, ऐसे मर्ज कर लोगे। चलो, अब सवाल ये भी होगा कि सर अगर मान लीजिए गलती से मर्ज हो गया है, थोड़ा और बढ़ा के मर्ज करना था, या घटाना था, कम करना था, तो इसमें ऑप्शन भी दिया है, अनमर्ज भी किया जा सकता है। क्या किया सकता है, अनमर्ज। तो बस उसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे क्लिक करिए, और देखो नीचे ऑप्शन दिया अनमर्ज सेल, दिख रहा है, अनमर्ज सेल, बस यहाँ पे क्लिक करो। हो गया बाबू। चलिए, मर्ज करना है तो क्या करेंगे हम लोग, सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे। अब हेडिंग क्या बनाना हमको, तो जो जैसा हम लोग बनाने वाले हैं, तो सपोज मैं स्टूडेंट डाटाबेस बना रहा हूँ एक, तो मैंने लिख दिया क्या करेगा। तो जब ऑप्शन दिए तो कहाँ अंडू करें हम,
बड़ा हो गया। अब इसको पूरा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस उस सेल को सेलेक्ट करिए और इसको बड़ा कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, बस। क्लियर है। अब यहाँ पे आने के बाद से इसको कलर करना है थोड़ा, तो इसका जो सेल का है, सेल का कलर करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और टेक्स्ट का कलर करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। हो गया। अब मैं आऊंगा यहाँ पे, और पूरे को एक बॉर्डर देना है। क्या देना है? बॉर्डर देना है। तो सेलेक्ट करूंगा इतना, और सेलेक्ट करके फॉन्ट पे आऊंगा, और यही पे देखो बॉर्डर ऑप्शन दिया है, दिख रहा ना आपको? क्लिक करूंगा और कर दूंगा यहाँ से ऑल बॉर्डर। हो गया ऑल बॉर्डर। अब हमको जो बनाना है वो लिखेंगे। तो पहला तो मेरा मेन हेडिंग है सीरियल नंबर, तो देंगे यहाँ पे सीरियल नंबर। अब मैंने बताया था आपको, अगर सीरियल नंबर देना है एमएस एक्सेल में, तो आपको बार बार 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे आप लोग? बस 1 करो, 2 करो, और क्या करो? फर्स्ट को सेलेक्ट करो, सेकेंड को सेलेक्ट करो बीच से, और कोने पे आओ, प्लस पॉइंट बन जाएगा, ध्यान देना। फर्स्ट पे, सेकेंड वाले को, दोनों को फर्स्ट पे क्लिक करके लेफ्ट छोड़ना नहीं है, नीचे आ जाना है, और कोने पे आना है, प्लस पॉइंट बनेगा, और आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। कितना बनाना है? 10 लोग का डाटा हमको बनाना है, तो मैं देखो 10 पे आ गया यहाँ पे, बस आ गया। ये नंबरिंग देने का पहला तरीका। एक और तरीका मैं बता रहा हूं, 1, और ऐसे खींच दो जहां तक चाहिए, और जब खींचेंगे तो देखो यहीं पे एक प्लस पॉइंट बन जाएगा, दिख रहा ना, ऑटो फिल ऑप्शन। अब कोने पे क्लिक करो, और यहीं पे लिखा है फिल सीरीज, बस क्लिक कर देंगे, 10 तक फिल हो जाएगा। समझे? लेकिन इतना थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वो पता नहीं कितना सेलेक्ट किए हैं और कितना नंबरिंग देना हमको। उसके बाद से तो फिल होगा तो पता चलेगा 10 है या 15 या 20 है। लेकिन यहाँ से हमको पता चल रहा है कि बाबू 2 3 4 5 6, देखो सामने बता रहा है कि कहाँ तक आप आ गए। तो तुम्हारी मर्जी, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। कर ले जाओगे ना? चलिए, तो नंबरिंग देना था, नंबरिंग दे दिया। एक तरीका और है कि आप इसको सेलेक्ट करिए, और 1 करिए, और 1 करके इसको सेलेक्ट करिए, और कोने पे आ जाइए, और कंट्रोल दबा दीजिए, और खींचते जाइए। 1 2 3 लिखने की भी जरूरत नहीं है। 3 तरीका मैं बता दिया। अब आपको जो अच्छा लगे, जो यूजर फ्रेंडली लगे, वही इस्तेमाल करना आपको। एक और तरीका है, इन्हें आगे पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, ज्यादा सीख लो तो गड़बड़ा जाएगा, कोई याद नहीं आएगा। ठीक है। अब आता हूं मैं। अब मान लो ये सीरियल नंबर है, और ये मेरा जो मेन हेडिंग है, सब थोड़ा अच्छा हेडिंग दिखे, लगे कि हेडिंग है। इस पूरे को सेलेक्ट कर लूंगा, सेल को, और पूरे सेल को सेलेक्ट करके हम इसको कर देंगे बोल्ड। समझे? और कलर कर देंगे येलो, और टेक्स्ट का कलर कर देंगे रेड। अब लिखते जाएंगे, अपने आप कलर होता जाएगा, बोल्ड होता जाएगा। बाद में भी देखो, पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, तो हम पहले ही कर दिए। अब मैं आऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा क्या? स्टूडेंट नेम। आ गया? बोलो। अब देखो, एक बहुत ही अच्छा है और प्लस पॉइंट इसमें दिया है। क्या दिया है? समझने की कोशिश करना। इसमें अगर एक कोई नाम लिख देते हो, जैसे मान लो लिख दिया रमेश, और इंटर, अगर फिर से उसी सेल में अगर आप रमेश लिखने जाते हो, तो अपने आप देखो RA लिखोगे ना, तो अपने आप रमेश आ जाएगा, और इंटर दबा दोगे, ले लोगे। लेकिन ध्यान देना, वो उसी पार्टिकुलर कॉलम में काम करेगा। अब रमेश हम यहाँ पे आ गए और टाइप करेंगे, नहीं ले रहा है। मतलब बहुत ही समझदार है। मतलब लग रहा है कि नहीं, इसी में रमेश और लिखना है, तो मैं बता रहा हूँ, देखो कहीं पे जाओ, इस कॉलम में लिख दो RA, आ गया रमेश ना। लेकिन अगर यही चेंज कर दो, कॉलम RA, नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे इसको समझाया गया है कि अगर उस सेल में, मतलब उस कॉलम में, अगर कोई नाम एक बार लिख दिया जाता है, और फिर से दोबारा उसी से रिलेटेड कुछ वर्ड लिखा जाता है, तो नाम शो हो जाता है। अगर वही लिखना है तो इंटर बटन दबा के एक्सेप्ट कर लीजिए, और नहीं लिखना है तो आगे बढ़ जाइए, और जो लिखना है लिखिए, तब इंटर बटन दबाइए। समझ बात है आपको? चलिए, कुछ लोगों को नाम लिखना हमको, तो मैंने नाम लिख दिया। जितने लोग हमारे यहाँ पढ़ते हैं, मैंने लिख दिया रमेश, राहुल, रवि, रवीश, राजू,
रामू, हम ज्यादा आर से लिखते हैं। रुपेश, रितेश, राजन, राम, राजम नहीं राजन, राम। 5-10 लोग हो गया ना। अब देखिए, अब ध्यान से सुनना। लेकिन देखो ये स्टूडेंट नेम जो दिख रहा है ना, यह दूसरे सेल में चला गया है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे दूसरे सेल में आऊंगा और मैं अपना हेडिंग लिख दूंगा, क्या, तो मैंने लिख दिया एड्रेस। तो देखो, अब ये पता नहीं चल रहा है स्टूडेंट एन क्या मतलब है इसका। ये छुप गया है, वो छुप गया है ना। क्यों, पहले तो दिख रहा था, इसमें क्यों छुप गया है? क्योंकि ये सेल का जो बीट है वो छोटा है, और पहले जगह था तो कोई बैठ जा रहा था जाके। अब उस दूसरा बंदा आ गया तो अपनी जगह पर बैठने देगा? कह रहे हो तुम हटो, ठीक है, अब कहीं जाके बैठो। तो वही तरीका, ये छुप गया नीचे इसी में, मतलब तो ओवरलेप नहीं किया है। तो हम सोच रहे नहीं है पूरा दिखना चाहिए, तो मैं पढ़ाया था आपको ना, उस कॉलम पे क्लिक करेंगे और कोने पे जाएंगे, प्लस पॉइंट बन जाएगा, और लेफ्ट दबा के इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। आ गया? क्लियर है सबको? चलिए, अब एड्रेस है, तो मुझे एड्रेस जो देना, मैंने एड्रेस दे दिया, पडरौना, कसिया, रामकोला। अब पडरौना बस पी लिख दो, आ जाएगा। रामकोला आर लिख दो, कसिया के लिख दो, रामकोला, पडरौना, पडरौना, कसिया, बस आ गए। अब उसके बाद से यहाँ पे आते हैं। अब इनका कोर्स क्या है, मतलब किस कोर्स में इनको इनका एडमिशन हुआ है, ठीक है, वो हम देना चाहते हैं। यहाँ पे चाहते तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे देते, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं हुआ है, इसीलिए मैं नहीं दिया अभी। और मैं लिख दूंगा यहाँ पे कोर्स। अब इनका जो कोर्स है वो मैं कोर्स मेंशन करूंगा। तो मान लो यहाँ पे डीसीए है, किसी का डीएफए है, किसी का एडीसीए है, किसी का डीएफए है, किसी का एडीसीए है, किसी का एडीएफए है, किसी का ऑफिस मैनेजमेंट है, उसके बाद से टैली है, किसी का ओजीटी है, किसी का डीटीपी है। यह मेंशन कर दिया, समझे? और इतना करने के बाद से अब इस कोर्स का फी क्या है, तो यहाँ फी भी मेंशन करना होगा। तो मैंने लिख दिया क्या, फी। और फी क्या है, तो मैंने फी बता दिया। ठीक है बाबू, यह मेंशन करने के बाद से देखो, एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, कुछ आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? नंबर लिखने और टेक्स्ट लिखने में क्या आ रहा है जी? जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, और जो नंबरिंग देखो जहां जहां लिखा हूँ बाई डिफॉल्ट कहाँ चला गया, राइट साइड में। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाई डिफॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है एमएस एक्सेल में, तो क्या जवाब देंगे, लेफ्ट साइड। और नंबर का अलाइनमेंट बाई डिफॉल्ट क्या होता है, राइट साइड। ये पहले से फिक्स है, चाहोगे तो कर सकते हो, चाहोगे तो आप राइट में भी कर सकते हो, चाहोगे तो बीच में भी कर सकते हो, और चाहोगे तो लेफ्ट में भी कर सकते हो। लेकिन जो बाई डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है नंबर का, वो राइट साइड होता है, और टेक्स्ट का होता है लेफ्ट साइड। नोट कर लेंगे, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट बाई डिफॉल्ट क्या होता है, तो बताएंगे लेफ्ट, और नंबर का अलाइनमेंट क्या होता है बताएंगे राइट। अरे यार, लेफ्ट राइट नहीं पता चला तुमको? पहली बार तो बोला लेफ्ट, ठीक है, तो इग्नोर कर रही है, कई बार लेफ्ट लेफ्ट। अच्छा, इसे बैठे हो,
तो भी तो लेफ्ट राइट वही रहेगा ना। केवल कहते नहीं हम इधर बैठे तो इसलिए दिशा भूल गया था, ठीक है, राइट लेफ्ट भूल गया था, कहीं जाओगे तो वैसे ही रहेगा। अरे बहुत डाउट होता तो हाथ मेंशन कर लो, लेफ्ट वाला है राइट वाला है, देखते हैं किस साइड है। मान लो हम इधर बैठे तो हमारा लेफ्ट इधर आ गया, तू इधर बैठे इधर आ गया। हो गया बाबू। चलिए अब नेक्स्ट आगे आते हैं। अब जाहिर सी बात है एडमिशन हुआ तो कुछ ना कुछ फीस जमा किए होंगे लोग, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, मतलब पेमेंट कितना किए हैं। अब देखो यहाँ पे आएंगे, और आने के बाद से यहाँ पे सपोज मान लो इन्होंने 13,500 में 5,000 जमा कर दिया है, इन्होंने 4,000 जमा किया है, इन्होंने लगभग 10,000 जमा किया है, इन्होंने 4,000, इन्होंने 13,500 जमा कर दिया है, इन्होंने 14,000 जमा कर दिया है, इन्होंने 4,000 जमा कर दिया है, इन्होंने पूरा 6,000 जमा कर दिया है, इन्होंने 6,000 जमा किया है, और इन्होंने 5,000 जमा। क्लियर है? मतलब जितना जितना जमा किए वो डाटा हमने बना के रख लिया। अब यहाँ पे क्या चेक करना हमको, ड्यू अमाउंट, मतलब कितना बकाया और राशि है, तो यहाँ पे आएंगे टाइप करेंगे ड्यू अमाउंट। और आप बताओ ये इधर चला जा रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ से बड़ा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद से थोड़ा ध्यान से सुनना समझना। अब देखो थोड़ा सा ये किनारे जा रहा है, दिख रहा है ना आपको। मैं सोच रहा हूँ और थोड़ा बगल में आ जाए तो अच्छा लगता। ये वाला जैसे मान लो सीरियल नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, हम सोच रहे हैं जो हेडिंग बनाया यहाँ से बनाया हूँ, तो यहाँ से लाऊं, तो क्या करूंगा, इस पूरे को सेलेक्ट कर लूंगा, समझे। और ऐसे पकड़ के कोने में देखो प्लस पॉइंट बन जाएगा, दिख रहा है आपको ये रो, और लेफ्ट दबा के, और इसको बाद में चेंज भी किया जा सकता, देखो आ गया। अब इसके मुझे जरूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आके कर देंगे नो बॉर्डर, समझे। और इसकी भी जरूरत हमको नहीं है, क्या कर दे यहाँ से नो बॉर्डर। और ये फिल है, इसको क्या कर देंगे नो फिल। समाया, क्लियर है सबको। और यहाँ पे फिर से पूरे को सेलेक्ट करके, और एक बार और क्या कर देंगे हम लोग ऑल बॉर्डर। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो अब हमको क्या करना है, इनका ड्यू अमाउंट निकालना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट समझना, ध्यान देना आप लोग। अब ड्यू अमाउंट निकालने के लिए ध्यान देना, एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन करना होता है तो सबसे पहले हमको इक्वल साइन लगाना पड़ता है। मतलब अगर इक्वल टू नहीं लगाएंगे ना, तब तक एक्सेल में कोई फार्मूला काम नहीं करेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, एमएस एक्सेल में किसी भी फार्मूले का प्रयोग करने से पहले किस साइन का इस्तेमाल किया जाता है, बताएंगे इक्वल। किसका? जी, जब तक इक्वल टू नहीं लगाएंगे तब तक कोई फार्मूला काम करने वाला नहीं है। मतलब जब भी काम करेंगे इक्वल टू के साथ ही स्टार्ट करेंगे। अगर इक्वल टू स्टार्ट नहीं करते हैं तो कितना हो फार्मूला सही लगाओगे, या सही लगेगा ही नहीं, लग भी गया तो आगे काम नहीं करेगा, एरर दे देगा, क्योंकि इक्वल करने से वो फार्मूला इनेबल होता है। और जब इक्वल नहीं करेंगे इनेबल होगा ही नहीं। और मान लो नाम लिख दिए हो बिना इक्वल लिखे, तो सब लगाते जाओ लेकिन पता नहीं चलेगा कहाँ क्या लगाना है, और लगा भी दिए तो रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए बोला जाता है कभी भी कोई फार्मूला लगाना है और एक्सेल में इस्तेमाल करना है तो पहले इक्वल साइन लगाइए लगाइए। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तुम लिख नहीं रहे हो, याद हो गया? हाँ लिखे हैं, इको, ये सब नहीं लिख रहा है उसमें। चलो बढ़िया, अच्छा है, कल पूछेगा नहीं बताओ तो बताएंगे ना, कल ही बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हमको ड्यू अमाउंट निकालना है। अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैंने बताया था आपको, और यार फिर से बता रहा हूं कि इक्वल लगाने के बाद से देखो कई लोग करते क्या है, एक्सेल में काम करने के तरीके थोड़े अलग होते हैं। अगर मान लो नॉर्मल में सोचूं तो यही दिमाग लगाऊंगा कि यहाँ पे लिखा है 13,500, तो लिख दूंगा क्या 13,500।
बोलो यही तो होगा। अब माइनस करूंगा, क्या लगाऊंगा, माइनस। अब कहोगे सर माइनस कहाँ पे है, तो यहाँ पे माइनस कीबोर्ड में है ना, देखे हो नहीं देखे हो, देखे हो, चलो अच्छा है। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5000। तो आप बताओ रिजल्ट आ गया, बोलो सही है कि गलत है, सही है। तो देखो पहला तो हमारा सही आ जाएगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा और ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, उसके बाद सबका 8500 8500 8500 आ जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे इक्वल करके अब कोई वैल्यू हम खुद लिखते हैं, तो वो समझ लेता है कि इतने में से और इतने को घटाना है, तो जहां तक आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे वह उतना ही उसे घटा के उतना रिजल्ट बताएगा, समझे। तो ये गलत तरीका होता है, इसीलिए एमएस एक्सेल में मतलब कोई एक ही वैल्यू कैलकुलेट करना है और आपको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है, तो तुम्हारी मर्जी, आप लिख भी सकते हो तो रिजल्ट सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसको नीचे बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड है, 10 15 20 50 100 लोगों का है, तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। और इसीलिए एमएस एक्सेल में हम लोग काम करते हैं कैलकुलेशन आसान हो और सभी लोग एक बार कैलकुलेट कर लें, इसीलिए गलत इंफॉर्मेशन है। और इसीलिए कभी भी एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं तो पहले करेंगे इक्वल और फिर सेलेक्ट करेंगे उस अमाउंट को, अब माइनस करेंगे और कितना दिया है वह सेलेक्ट करेंगे, लिखना नहीं है। अब सवाल यह कि सर यहाँ पे H5 और I5 आ रहा है, तो H5 का मतलब क्या जी, H हमारा कॉलम है और 5 हमारा रो है, मतलब उस सेल का एड्रेस बता रहा है कि किस सेल को आप सेलेक्ट किए हो। मतलब H5 में से माइनस करना किसमें, I5 को। मतलब I5 का मतलब क्या है, I कॉलम है और रो क्या है 5, मतलब H5 वाले कॉलम में जो सेल में जो डाटा है माइनस करना किससे, I5 से। तो H5 में क्या है 13500 है और I5 में क्या है 5000। तो देखो पहले भी 85 आया था और आज भी 85 आया। लेकिन अब फायदा होता है, फायदा यह होता है कि अब हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ना, तो इसे बोलते हैं, देखो अब जो H5 आया है ना, H5 जो आया है और जो I5 आया है, इसे ये जो कॉलम लगा दोगे इसी बोलते रेफरेंस है। क्या है ये, रेफरेंस है, सेल का एड्रेस है। मतलब कहां से कहां तक, H5 से लेके I5। मतलब ऐसे अगर कॉलम आ गया तो समझ जाना जो डाटा सेलेक्ट किया गया कहां से कहां तक सेलेक्ट किया गया है, H5 से लेके I5 तक। लेकिन इस तरह में H5 से I5 सेलेक्ट किया है क्या, नहीं, केवल H5 को और I5 को, इसीलिए यहाँ पे ऐसा डिफरेंस नहीं आया है। लेकिन अगर लगातार कंटिन्यू सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो वहां पे आता है H5 और कॉलन I5। तो यहाँ पे देखो माइनस लगाया है, इसलिए यहाँ पे रिफरेंस का जो कॉलन वो नहीं लगाया गया, माइनस लगाया गया। मतलब ये बता रहा है कि H5 वाले सेल में जो वैल्यू है और I5 वाले में जो वैल्यू है उसको माइनस कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो दिखाएगा। तो यहाँ पे 13500 में से 5000 माइनस कर दिया, कितना आ गया 8500। क्लियर है। अब देखो अब फायदा क्या होता है, यहाँ पे यह तो पहले भी तो आ रहा था और बाद में भी आ रहा था, लेकिन फायदा यही है कि जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ना, तो H5 जो है जब नीचे ड्रैग करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर से नीचे ड्रैग करेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर से नीचे ड्रैग करेंगे 8 हो जाएगा। और जो यहाँ पे I5 है वो I5 जो है वो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो क्या होगा, जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो 6 वाले वैल्यू को फाइंड कर देगा और ये भी 6 वाले को, ये भी 7 और ये भी 7, और इसीलिए रिजल्ट सही आ जाएगा। मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करने से क्या होता है, रेफरेंस चेंज होता रहता है, और जब रेफरेंस चेंज होता रहता है तो वैल्यू भी चेंज होता रहता है, और जिस सेल में जो वैल्यू रहता है उसको फैच करता है और रिजल्ट निकाल के देता है। समझे, क्लियर है। चलो मैं आता हूं और देखो मैं अब ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं। देखो अभी 85 85 आया था, इस बार सही आया कि नहीं आया, आया। 9 में 4 दिया 5, 15 में 10 दिया 5, 9 में 4 दिया 5, 15 में 13 5 दिया 1500, निकल के आया सही। आपको सर रियल में दिखा दीजिए तो सेल चेंज हुआ है, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, अपने आप ऑटोमेटिक चेंज कर लेता है यार। देखो I5 है यहाँ पे, बोलो, चलो नीचे आते हैं, इंटर दबाते हैं, यहाँ पे आ जाओ। चलो और नीचे आ जाओ, क्या हम इसको सेलेक्ट किए हैं क्या, नहीं हमने आप सेलेक्ट हो गया, इसके साथ ये रिफरेंस चेंज होता रहता है। ठीक है, अभी इसी को लॉक कर देता हूँ, नहीं होगा।
तो लॉक करना आगे उठाएंगे, लॉक करना, लॉक करते रह जाओगे। ठीक है, तो आगे लॉक भी किया जा सकता है। अगर लॉक कर देंगे ना तो ऊपर से लेके नीचे से ट्रैक करेंगे तो वही वैल्यू आएगा। तो लॉक करने का क्या मतलब, उसको लिख देंगे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सब वही वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसा करते नहीं हम तो, लेकिन लॉक करना बताएंगे आगे, उसका जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। ये क्लियर है सबको? तो लिख लेना, यही फार्मूला है क्या, डी अमाउंट निकालना है तो क्या लिखेंगे, इक्वल ई माइनस पैड, और इंटर प्रेस कर देंगे। अब मतलब फी का मतलब ये मत समझना कि फी वाला हेडिंग लेंगे, जिसका वैल्यू वो सेलेक्ट करें तब काम करें। ये सबको समाया कर ले जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए फॉर एग्जाम्पल, चलो एक और फार्मूला पढ़ा देते हैं जिससे आप लोग काम करना। अच्छा यहाँ पे 6 में 6 दे दी इसीलिए 0 आ गया, आ गया ना। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और आने के बाद से मैं सोच रहा हूँ कि हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में ऐसा, आज के डेट में या एक हफ्ते के डेट में ऐसा ऑफर चल रहा है कि जितना जिसका फीस बाकी है, ध्यान देना, जिसका जितना फीस बाकी है, अगर एक बार में वो जमा कर देता है, इंस्टॉलमेंट जैसे जमा हो तो वैसे नहीं, अगर एक बार में जमा कर देता है तो उसको मैं उसका फीस का 10% डिस्काउंट दे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, मतलब जितना ड्यू अमाउंट है, अगर वह उसका मतलब तुरंत पेमेंट कर देता है या 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में पेमेंट कर देता है, तो जितना अमाउंट है उसका 10% में डिस्काउंट दे दूंगा। जिसको जमा करना जल्दी फाइनल करो। ठीक है, तो जिसके पास रहता है सोचते चलो इसका लाभ उठाए आज, नहीं तो कल जमा करना ही करना है, बोलो, ऐसा होता है। या मान लो किसी कस्टमर से कुछ उधार हमने खरीदा है और वहां पे 5,000 हमारा बकाया है, और वो हमारा मालिक क्या है, सप्लायर हमारा फोन कर रहा है, कह रहा बाबू आज जमा कर दोगे ना तो आपको जितना पैसा बकाया है मैं 15% डिस्काउंट दे दूंगा, जल्दी से ट्रांसफर कर खाते में। ठीक है, तो सभी लोग चाहते हैं क्या कर ले, पैसा है ही है। ठीक है, या किसी से मांग ले आज, नहीं तो कल देना ही देना है, तो कई लोग इस ऑफर का लाभ उठाते हैं। तो ऐसा जो हम लोग काम कर रहे हैं कहीं पे, और वहां पे कह रहा नहीं किसी वैल्यू का डिस्काउंट निकालना है कि इतना परसेंट डिस्काउंट है तो कितना वैल्यू होगा, और उसके बाद डिस्काउंट के बाद कितना वैल्यू उनको देना होगा, या फाइंड करिए, तो वह कैसे निकालेंगे। तो चलिए एक और कॉलम यहाँ बढ़ा देते, किसका, डिस्काउंट। तो चलो हमारे यहाँ ऐसा ऑफर चल रहा है कि जितने लोग हैं, जितने लोग को जितना बकाया है, ठीक है, मतलब 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में जमा कर देंगे, उस अमाउंट पे 10% छूट दूंगा। कितने परसेंट, 10%। तो आप बताओ कैसे निकलेगा। तो देखो सिंपल सा तरीका है, आप लोग जैसे कॉपी भी निकालते हो ना, सेम ऐसे भी इस पे भी निकलेगा। निकाल लोगे आप लोग ना कॉपी पे, बोलो। चलो अब क्या टाइम नहीं तो निकलवाता मैं। चलो इक्वल करेंगे, और इक्वल करने बाद से क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, अब उस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे जितना हमको देना है, तो इसको सेलेक्ट कर लिया, क्या करेंगे अब, इनटू करेंगे, क्या करेंगे, इनटू करेंगे, डिवाइड बाई मतलब इनटू 10, और डिवाइड बाई 100, मतलब 100 में कितना परसेंट, 10%। बस इंटर दबा देंगे, कितना आ गया, 810। बोलो निकल के आ गया सबका। अरे यार यही तो हम लोग का फार्मूला है, कितना पैसा बकाया था जी, 8,500 गुणे 10 डिवाइड बाई 100, बोलो निकल जाएगा ना। अब बताओ इस काट दो, गुणा कर दूंगा आ जाएगा। ठीक है, तो वही निकल के यहाँ पे क्या है, आया है। क्लियर है सबको। अब यहाँ पे देखो सबका निकल के आ गया, 85, 5,000 का 500,
500, 500, ठीक है, 1500, 150, ठीक है, 1000 का। जाहिर सी बात है आप लोग 100 रुपया आएगा। निकल के आया सही कि नहीं आया है? आप बताओ, ऐसे 10 लोग का अगर मैनुअली निकालना होता तो मैं परेशान हो जाता ना। ठीक है, कोई भी है, चल मोबाइलों से निकाल ले, 10 बार कैलकुलेशन करना पड़ता है ना, कैलकुलेटर उससे 10 बार कैलकुलेशन करना पड़ता है ना। लेकिन मैंने एक बैच का डाटा एक पास बनाया है और सभी लोग पेमेंट करने वाले हैं, तो उससे बढ़िया सबका छूट निकाल ले, कितना कितना छूट मिलने वाला है उनको और कितना कितना वो देंगे, तो मैंने सबका छूट निकाल दिया। तो जो जमा कर दिए तो उसका जीरो ही आएगा, जो उसका कोई ड्यूए नहीं है तो जीरो ही जीरो आएगा। ठीक है, तो इसका जीरो मतलब ये लाभ नहीं उठा पाएगा। ठीक है, जितने लोग हैं इनको मिला है, किसी को 100, किसी को 100, किसी को 50, किसी को 100, किसी को 150, किसी को 500, किसी को 800। तो चलिए, अब उसके बाद से हमको क्या करना है? अब फाइनल अमाउंट, मतलब ये ड्यू अमाउंट था, अब फाइनल जो पेमेंट करेंगे वह क्या है? एक और कॉलम बना लेना, मैं लिख दिया फाइनल ड्यू अमाउंट। मतलब इसमें कोई छूट नहीं चलने वाला। और बस क्या निकालेंगे? इक्वल ड्यू अमाउंट जितना बचा था देने के बाद माइनस क्या करेंगे? जितना छूट मिला है, यही तो है जी। और इंटर, अब इतना ही पैसा ही देंगे। अब इसमें से फिर वो छोड़ना नहीं है, मतलब इतना दे दो तो फुल पेमेंट कर देंगे, इतना दे दो फुल पेमेंट कर देंगे, बस निकल जाएगा। कैसे निकला है तो लिख लेना फार्मूला। क्या होगा डिस्काउंट के लिए? इक्वल, क्या लिखोगे? डी अमाउंट माइनस इंटू 10 डिवाइड बाई 100, डिस्काउंट के लिए। ठीक है, और ड्यू अमाउंट के लिए क्या निकालोगे? फाइनल ड्यू अमाउंट, तो पता है इक्वल, ठीक है, और जो हमारा ड्यू अमाउंट है माइनस डिस्काउंट। मतलब फार्मूला लगाने पर लास्ट में इंटर दबाना होगा तभी काम करेगा, इंटर नहीं दबाओगे तो काम नहीं करने वाला। चलिए आज के लिए बस इतना ही।